4 दिनों की कमजोरी के बाद आज बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स में 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, निफ्टी 9100 के करीब। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्लॉप होने की कगार पर, अब तक सिर्फ 6000 करोड़ काला धन का खुलासा। आवाज एक्सक्लूसिव। यूपी में घर खरीदारों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सस्ते घरों पर स्टैंप ड्यूटी हटाने की तैयारी में योगी सरकार। अपने लिए तुरंत सुरक्षा मांग रहे महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल जारी। समर्थन में दिल्ली के डॉक्टर भी सामूहिक अवकाश पर, पीएम को लिखी चिट्ठी। 1 अप्रैल से महंगा होगा मुंबई पुणे का सफर, एक्सप्रेस वे का टोल 18% बढ़ाने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। आज हम आपकी टैक्स सेविंग की प्लानिंग करेंगे। जी हां, 31 मार्च बस कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं टैक्स बचाने के लिए, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। योर मनी आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा है सही निवेश, जिसके लिए आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे और साथ ही आपकी टैक्स की बचत भी होगी। मेरे साथ है फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। गौरव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम एटीसी की बात करेंगे, जो सबसे चर्चित और ऑब्वियसली यहां पर हमें अच्छी खासी छूट मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की निवेश के लिए। मुझे ये बताइए, सबसे फेमस पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एटीसी के तहत कौन कौन से हैं जहां पर मैं निवेश करूं तो मेरी टैक्स की बचत भी हो जाए और मुझे कुछ फायदा भी हो जाए रिटर्न्स के लिहाज से? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स भी काफी सारी है, दूसरे मार्केट लिंक्स। अगर अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स की बात करते हैं तो पीपीएफ तो पॉपुलर है ही। उसके अलावा आपका खुद का भी जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में होता है उसको भी आप गिनती में डाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम का ऑप्शन है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, 5 साल की जो बैंक एफडी है वो भी ऑप्शन है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स देखी जाए तो अगर आप बुजुर्ग हैं तो जैसे मैंने कहा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले ले। मार्केट लिंक की बात करते हैं तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे रहेंगे, लेकिन मार्केट के चढ़ाव उतार के मुताबिक उसके रिटर्न्स अच्छे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। काफी लोग जो मिस कर जाते हैं वो है म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट और पेंशन प्लान। इसके रिटर्न्स भी मार्केट के अधीन होते हैं, डेट और इक्विटी के, तो रिटर्न में कमती या बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये सारे विकल्प जो है ये इसमें से आप खुद भी चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह दी है या होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट की है तो ये भी एटीसी के तहत आ जाती है। बिल्कुल, अब एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं इनको। सबसे पहले तो नॉन मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, जो कि अगर मैं पीपीएफ का यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँ, हम जानते हैं हर कोई एक तरह से अगर पहले निवेश की बात करे तो पीपीएफ को ही पसंद करता है। ट्रेडिशनली बहुत नोन और फेमस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब यहाँ पे पेच ये आ गया है कि ब्याज दरें हर तिमाही घटाई जा सकती हैं या उन पर निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्याज दरें घटाई भी जाएंगी आगे चलकर। क्या सारे पैसे मैं 1.5 लाख रुपए की अगर छूट चाहूं तो पीपीएफ में लगा दूं? लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन देख ले कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है। अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों है तो डेट कंपोनेंट है वो पीपीएफ में रख ले। इक्विटी कंपोनेंट अगर आपकी लिमिट वहां पे पीपीएफ में खत्म हो गई तो फिर इक्विटी कंपोनेंट तो आप डायरेक्टली और कोई स्कीम भी ले सकते हैं, क्योंकि डेट कंपोनेंट के लिए आज की तारीख में अगर पीपीएफ 8% के आसपास देता है और दोनों साइड टैक्स बेनिफिट है। पैसे का जब निवेश किया तभी भी टैक्स बेनिफिट है, जब निकालते हैं तभी भी टैक्स बेनिफिट है, तो अच्छा है। और अगर एक देखा जाए कविता, तो जब पीपीएफ चालू हुआ था तब इसकी ब्याज की दर 4.68 थी, वो बढ़ के 12% होकर 8% आई है। तो ऐसी इतनी मायूसी न महसूस करें। बिल्कुल, और साथ ही यहाँ पर आप जरूरी कारणों की वजह से पैसे भी बीच में निकाल सकते हैं पीपीएफ में से। अब ये भी प्रावधान इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन जैसा कि गौरव जी ने बताया कि अपने पोर्टफोलियो को समझिए, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स अलग आप रख सकते हैं, लेकिन साथ ही इसे आप गोल्ड बेस्ड भी कर सकते हैं। तो डेट में निवेश करने से हमारा मतलब ये है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट जहां पर आपको मिल रहा है उसे हम डेट कहते हैं, और इक्विटी में यानी रिटर्न्स जहां पर बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। और यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी ईएलएसएस का। इसमें अगर मेरा 3 साल या उससे ज्यादा का भी टाइम होराइजन है तो पैसे लगाए जा सकते हैं। देखिए, 2 चीजें है कविता। एक तो ये है कि हालांकि कायदे के हिसाब से 3 साल का लॉक इन है और जो मैंने पैसे निवेश किए मैं 3 साल तक निकाल नहीं सकता। अगर मार्केट बढ़ भी गया तो प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकता। अगर मार्केट में गिरावट हुई या मेरी स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही फिर भी निकल नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर हम ये कहते हैं कि कोई भी इक्विटी फंड में निवेश करे तो 7 से 9 साल का एक टाइम ले ले, तो मेहरबानी करके ईएलएसएस में करे तो वक्त लंबा रखे, लेकिन 3 साल का लॉक इन है। और अगले साल से अगर ईएलएसएस में करना है तो अप्रैल से एसआईपी चालू कर ले।
28 मार्च या 27 मार्च या 25 मार्च तक ना रुके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आते हैं, जिसके लिए हम सबको छूट मिलती है और यहां पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए टर्म प्लान का। अगर आपने लिया हुआ है तो उसके प्रीमियम को आप डिक्लेयर कर लीजिए। अगर आपने इसके अलावा भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कैसे गलत पॉलिसी लेने से बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो टर्म प्लान के अलावा कुछ भी ना देखें, कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट आ जाएगा। हालांकि एक रूल ऐसा भी है कि अगर जो सम अश्योर्ड है और उसका जो प्रीमियम है उसका रेशियो में अगर काफी कम डिफरेंस नहीं है तो उसको टैक्स बेनिफिट नहीं माना जाएगा, उसका जो मैच्योरिटी क्लेम है वगैरह। तो टर्म प्लान पे ही जुड़े रहे, वो ही ले ले, ये सबसे कम प्रीमियम होगा, काफी अच्छा सम अश्योर्ड मिल जाएगा। और अगर एक साल रेगुलर प्रीमियम ले लिया और वही लेना चाहिए तो हर साल आपको टर्म प्रीमियम का जब भी प्रीमियम दोगे आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। अच्छा, एक और बहुत चर्चित मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर एटीसी के तहत मैं समझना चाहूं तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी भी होती है और साथ ही कई सारे लोग पेंशन फंड में भी पैसे लगाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट्स क्या सही होगी टैक्स बचाने के लिए? देखिए, 5 साल की एफडी बैंक एफडी है और बाकी जो पोस्ट ऑफिस है 5 साल का एनएससी और 10 साल का है। अगर इतना लेट हो गया है कि आपके पास नया पीपीएफ अकाउंट खोलने का वक्त नहीं, म्यूचुअल फंड के एजेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करने का वक्त नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते में एक गुड़ी पड़वा की छुट्टी भी है, तो बैंक एफडी सबसे आसान है। आपकी बैंक में चले जाए, एग्जिस्टिंग अकाउंट जहां पर भी है, और उनको कहे कि मुझे 5 साल की बैंक एफडी चाहिए और यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो सबसे आसान तरीका। और कई बैंकों में तो मेरे ख्याल से ज्यादा ऑनलाइन भी हो सकता है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इंस्टेंट चाहिए आपको, अगर 1 या 2 दिन का ही वक्त है क्योंकि आपको उसका वो प्रिंट आउट वगैरह एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, तो फिर बैंक की एफडी कर ले आप। बिल्कुल, और साथ ही यहाँ पर अगर आप एफडी के साथ साथ दूसरे निवेश के विकल्प भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि डिपॉजिट की दरें आगे चलकर भी घटाई जाएं। तो अगर आप अभी से लॉक इन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन होम लोन के प्रिंसिपल पे आपको यहाँ पर छूट मिलती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीसी के तहत वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपने होम लोन ले ली है और उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं तो ईएमआई में जितना भी कॉम्पोनेंट प्रिंसिपल का है ये आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल ही जाएगा। तो फिर कई किस्सों में ये भी देखा गया है कि वो इतनी मात्रा में रहता है ये वो, और अगर आप नौकरी पेशा है तो आपका जो खुद का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है और फिर बच्चों की स्कूल फीस, ये 2 या 3 अगर टोटल आप सम अप कर लेते हैं तो उसमें ही आपकी 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये प्लीज चेक कर ले कि आपकी लिमिट एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई। अगर वही हो गई है तो फिर और कुछ करने के लिए जल्दी ना करें, अगले साल से पहले प्लानिंग कर लें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो हमने बात की उन तमाम निवेश विकल्पों की जिसमें एटीसी के तहत आप छूट ले सकते हैं, टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी सेक्शंस पर हमें बात करनी है जिनके जरिए आपको टैक्स छूट मिल सकती है। कहीं मत जाइए, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं और करेंगे इस चर्चा को विस्तार से और डिस्कस। बने रहें। योर मनी में आज हम आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गौरव मशरूवाला। आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक एटीसी की बात कर ली है, लेकिन एटीसीसी-डी के तहत आप एनपीएस में टैक्स छूट पा सकते हैं अगर निवेश करते हैं। तो रिटायरमेंट के लिहाज से काफी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है एनपीएस, लेकिन यहाँ पर आपको अतिरिक्त छूट भी मिलती है। हाँ, तो ये जो है ये अच्छा प्रावधान है। ये 1 या 2 साल, मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये लिमिट बढ़ा दी गई थी कि एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट के अलावा और 50,000 की लिमिट मिल जाती है अगर आप एटीसीसी-डी जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसमें निवेश करते हैं। तो उसके रिटर्न्स मार्केट लिंक रहते हैं, आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, शायद वक्त कम रहे ये अकाउंट खोलना वगैरह के, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये भी कर ले, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे धीरे धीरे हर साल सरकार कोई ना कोई छूट देती रहती है, कोई ना कोई बेनिफिट देती रहती है। तो आगे जाके लगता है कि एनपीएस को और भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए एनपीएस की और भी नजर दें और ये एडिशनल 50,000 की लिमिट ले पाए तो प्लीज ले ले। आगे बढ़ते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस की छूट आपको मिल सकती है एटीडी में। एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस की छूट मिल सकती है, उसके अंदर 2-3 प्रावधान ज्यादा भी है, जैसे कि अगर सीनियर सिटीजन आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स से उनके लिए कर दिया, हेल्थ चेकअप के लिए कर लिया। एटीडी की लिमिट को इग्नोर न करें, प्लीज ले ले, क्योंकि या तो आप टैक्स भरेंगे या तो खुद मेडिकल प्रीमियम ले लें, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। तो अच्छा है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरे और टैक्स न भरे।
चलिए, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 तक की छूट आपको मिल सकती है। साथ ही बुजुर्ग माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 30,000 की अतिरिक्त छूट यहाँ पर एटीजी के तहत भी दी गई है। इसके अलावा एटीजी में और कोई टैक्स छूट दी जाती है? एटीजी जो सेक्शन है वो डोनेशन के लिए, अगर आप डोनेशन चैरिटी की, और मेरे ख्याल से सभी को थोड़ी बहुत अपनी जो आमदनी है सालाना उसमें से थोड़े बहुत प्रतिशत ऐसे भगवान को दिया वो समझ के हर साल देना चाहिए। तो उसमें काफी सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम भी करते हैं, कई सारी गवर्नमेंट स्कीमें ऐसे कि प्रधानमंत्री की स्कीम है वगैरह, वहां पर भी कर सकते हैं, और काफी सारे एनजीओ भी अच्छा काम करते हैं। तो ये भी करते रहना चाहिए। एक तरीके से आप अच्छा काम भी कर रहे हैं और आपको टैक्स में छूट भी मिल रही है, तो एटीजी के भी आप तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। एटीई के तहत एजुकेशन लोन पर आपको छूट मिल सकती है? हाँ, अगर आपने एजुकेशन लोन ले लिया अपने बेटे या बेटी की पढ़ाई के लिए, और आप वो लोन का जितना भी ब्याज आप चुकाएंगे उसमें से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। कई दफे लोग ये मिस कर जाते हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेट ले ले बैंक से और वो भी क्लेम कर ले। बहुत लोग किराए के घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें एटीजीजी के तहत छूट मिल सकती है, इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। ये लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये लिमिट पहले 24,000 थी पिछले बजट में, ये बजट में या पिछले बजट में ये 24,000 से बढ़ा के 60,000 तक लिमिट ले गए हैं। उसके थोड़े बहुत सब सेक्शंस भी है, लेकिन यह थोड़ी बहुत कंडीशंस भी है, वो पढ़ ले। लेकिन ये प्लीज मिस ना करे, क्योंकि ये लिमिट जो है वो मिस हो जाती है और 60,000 तक आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। तो एटीजीजी जो रेंट के लिए है वो भी क्लेम कर ले। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि रॉयल्टी पर छूट मिलती है, तो ये किस तरह की रॉयल्टी और किस तरह की छूट है? ये मेरे जैसे लेखकों के लिए जिन्होंने किताबें लिखी है, रॉयल्टी की इनकम आती है। और कई लोगों ने लिखे कि आजकल कई लोग लिखते हैं किताबें, उनके रॉयल्टी आती है 3 लाख तक की सालाना रॉयल्टी पे टैक्स एग्जम्पशन है। टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी किताब आपने लिखी है, मैगजीन्स में थोड़े बहुत अगर किताब के फॉर्म में है, कुछ पब्लिशिंग हुआ है, तो ये देख ले और आपको 3 लाख तक की आमदनी रॉयल्टी के द्वारा जो होती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि कैसे जल्द से जल्द अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग करें। लेकिन अगर आपका और भी कोई सवाल है तो अपना सवाल योर मनी को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल आईडी है, जहाँ पे अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ डाल सकते हैं। फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। आपका सवाल अगर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ है तो आपका सवाल हम शो पर जरूर लेंगे। लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए फिलहाल। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवाल लेने का। और पहली दर्शक पूजा भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार पूजा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। दिल्ली से आप बोल रही हैं। मुझे ये बताइए क्या सवाल है? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है आपको योर मनी पर? जी, मेरा क्वेश्चन ये है, बिकॉज आई एम अनमैरिड, मैंने अपनी डिटेल्स मेंशन करी हैं और मेरी सैलरी 35,000 अराउंड इन हैंड मुझे मंथली आती है। ऑलरेडी मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, फ्रैंकलिन, ICICI प्रूडेंशियल एंड बिरला सन लाइफ। एंड राइट नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट मोर और आई वांट सजेशंस। शुड आई कंटिन्यू इन दीज फंड्स या मुझे फंड्स चेंज करने चाहिए? बिकॉज राइट नाउ मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं महीने का 15,000 भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मुझे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग और मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों करनी है, और मैरिज का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है फिलहाल। तो ये बताइए कि आपने जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हुए हैं, आपने खुद रिसर्च की है या किसी आर्थिक सलाहकार की मदद से किया है? ये आपका थी मैं, और कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने उस टाइम इन्वेस्ट किया था। बट लेटर ऑन मैंने नोटिस किया कि मेरे तीनों फंड्स इक्विटी में हैं। तो मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट डेली मैं आपका शो फॉलो करती हूँ, तो उसको देख के ही मैंने फंड्स चूज किए थे। इसके अलावा और भी कहीं निवेश किया हुआ है? FD है, सोने में पैसे लगाए हुए हैं? नहीं, कहीं नहीं किया है। RD की थी, वो RD मेरी ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है। चलिए ठीक है गौरव जी, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है और इनके जो लक्ष्य हैं वो भी बहुत क्लियर हैं। 5 साल और 15 साल, यही 2 टाइम होराइजन है इनके तमाम लक्ष्यों का। 5,000 का निवेश फिलहाल करती हैं, लेकिन गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की रणनीति क्या इन्हें अपनानी चाहिए? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो इक्विटी फंड में कर रहे हैं। हालांकि इक्विटी फंड बहुत ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि उनके गोल्स लंबे अरसे के लिए है। लेकिन सुझाव ये रहेगा कि अगर गोल को लिंक कर दे, जैसे कि 15 साल की बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, तो उसके लिए निवेश करें। तो एक तो ये कि ये जो निवेश है जो वहां पर भी कर रहे हैं, कोई भी इक्विटी फंड में चालू रखे, पहली बात ये है।
उसके अलावा अगर टैक्स के लिए चाहिए तो भी काफी सारी जो हमने पहले 2 सेगमेंट में डिस्कशन किए वो भी कर सकते हैं। और ज्यादा रकम भी है जो कंटिन्यू करे और एसआईपी की तरह तहत ये भी जो एग्जिस्टिंग फंड्स जो भी है या अगर चेंज कर रहे हैं तो उसमें ही निवेश करते रहे तो एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट के अलावा अगर उनका घर है नहीं है तो उसकी ओर भी ध्यान दें। किसी को भी अगर 7 या 9 साल से लंबे अरसे के लिए पैसे की बचत करनी है, गोल उतने वक्त के बाद में है, तो इक्विटी फंड की ओर ध्यान दें। अगर 2 या 3 साल में है तो डेट फंड की ओर ध्यान दें और बीच का समय उसमें कॉम्बिनेशन कर ले। तो पूजा जी के लिए यही बेहतर होगा कि इक्विटी फंड की ओर ध्यान दें और रेगुलर एसआईपीज करते रहे। तो जो मौजूदा फंड है उन्हीं में अपने निवेश को बढ़ा सकती हैं। जो 15 से 17 हजार रुपए ये निवेश करने का मन बना रही हैं, इसमें बढ़ा दें। देखिए, मुझे फंड के लिए पर्टिकुलर कमेंट नहीं करा, लेकिन मेरा एक ही सुझाव ये रहेगा कि क्योंकि वो खुद स्टडी नहीं करती, इसलिए या तो खुद जानकारी ले ले, नहीं तो किसी एडवाइजर की सलाह ले। क्योंकि ये फंड अगर शायद अच्छे भी हो लेकिन फिर भी उसमें भी चढ़ाव उतार होते रहते हैं और फिर कब चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, ये अगर आप नहीं करोगे, लंबे अरसे की हम बात कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर है कि या तो खुद नॉलेज इकट्ठा कर ले, नहीं तो कोई एडवाइजर की सलाह ले ले। पूजा जी, आपने इन फंड्स में कब से निवेश किया हुआ है? ये फ्रॉम लास्ट 36 मंथ। 6 महीने से? नहीं 36 मंथ। 36 मंथ से इन्होंने किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करें, क्योंकि नॉर्मली ये जो एएमसीज की बात करी या स्टेबल है, बिल्कुल काफी वक्त से है, तो वो करे। लेकिन अभी आगे चलकर या तो खुद जानकारी इकट्ठी कर ले, पढ़ ले, या जो भी उन्हें करना है, नहीं तो कोई एडवाइजर की सलाह। डायरेक्ट करेंगे तो उनके कॉस्ट में कमी होगी, उनके रिटर्न्स अच्छे होंगे। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर डायरेक्ट नहीं, किसी एडवाइजर की सलाह। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी लंबी अवधि के लक्ष्य हैं और ऐसे में आपको इक्विटी की ही अप्रोच अपनानी चाहिए, तो फंड तो अच्छे हैं, आप इनकी परफॉर्मेंस लगातार ट्रैक करती रहिए और अगर आपको निवेश करना ही है तो आप इन्हीं फंड में बढ़ा सकती हैं, या तो फिर अगर आपको कोई और फंड जोड़ना है तो आप गोल्ड फंड या कुछ देख ले। ओके, तो आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। गोल्ड फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में लगभग 5 से 10% तक का अलॉटमेंट होना चाहिए उसका। हाँ, वो होना चाहिए। क्या होगा कि अगर पूरा इक्विटी में हो जाएगा तो मार्केट के चढ़ाव उतार है उसके हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो अप या डाउन जाएगा, तो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। नजदीकी भविष्य के कोई भी गोल्स नहीं है तो वे डेट रेकमेंड नहीं करता। अगर ईपीएफ करता है तो डेट में कंट्रीब्यूशन हो गया, तो एक गोल्ड ही बच जाता है। तो गोल्ड फंड में कर ले तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी गोल्ड फंड की वजह से कम हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके पूजा जी आप गोल्ड फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हैं। उसकी रेटिंग देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस देख लीजिएगा उसी की कैटेगरी के फंड्स की, और उसमें आप निवेश कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योर मनी को अपना सवाल देने के लिए, और गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम सलाह देने के लिए। और अगर आप भी एक महिला निवेशक हैं और योर मनी पर अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहती हैं तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं अपने नाम के साथ। mf@moneycontrol.com हमारी वेबसाइट है जहां पे अपना सवाल छोड़िए अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। फेसबुक के पेज पर जाके भी सवाल भेज सकते हैं। सब जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर डिटेल्स में कोई कमी होती है तो हम आपको कॉल करके वो डिटेल्स मांग सकते हैं। फिलहाल योर मनी में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।